हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग ने बातचीत करी अबाउट एसे नंबर 705। बहुत मज़ा आया था हम लोग को एसे नंबर 705 को डिस्कस करके। तीन टाइप के ओपिनियंस जो थे हम लोग ने उसको डिस्कस किया। करेक्ट है एकदम? यस सर। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज एसे नंबर 706। ठीक है? यस सर। ओके। बिफोर वी प्रोसीड, जो पिछला लेक्चर था उसमें लास्ट के 5-10 सेकंड जो मैंने कुछ बोला वो शायद म्यूट था वो। तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कुछ मैंने खास बोला नहीं था। मैंने बस उसमें यही बोला था कि 706 अभी अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है? तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं। ठीक है? ओके। सो बात करते हैं अपन दोस्तों, ऐसे नंबर कौन सा? ऐसे नंबर 706, जो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बच्चा बात करता है। एक बात करता है अबाउट एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये किधर है बच्चा? सो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसकी जो बात हो रही है, ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट अपने को किधर मिलता है? एस एस 700 में। तो इस एस एस 700 में अब हम लोग डालेंगे एस एस 706 का तड़का। तो वो क्या है? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। ये जरा बातचीत करते हैं। एसे नंबर 706 डील्स विद द एडिशनल कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा, बराबर, इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट when the auditor considers it necessary, number one, to draw users attention। ये किसके हिसाब से? when auditor considers it necessary, मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को लगता है कि अपन को ये इंफॉर्मेशन बतानी है तो वो बताएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन दी ऑडिटर्स जजमेंट। ठीक है ना? सो अगर ऑडिटर को लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर that is presented or disclosed in the financial statements, correct है, but is of such importance which is fundamental to the user's understanding of financial statements, ठीक है ना? तो उसको वो प्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? दिस विल बी कॉल्ड एज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये जो होगा, ये जानकारी हम लोग किधर देंगे? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मतलब क्या है आप समझिए। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या बोलता है यहां पे? सब लोग ध्यान देंगे। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ स्टेट्स कि बॉस, ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बराबर है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एक मैटर जो क्या है, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड या प्रेजेंटेड है। मैटर इज व्हाट प्रॉपरली disclosed or matter is properly presented in the financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बराबर से वो मैटर जो है ना, वो प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, कोई कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर सब बढ़िया है। बट अपना जो ऑडिटर है ना, ये जो ऑडिटर है ना, इसको लगता है, ही थिंक्स, उसको क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है ना, बराबर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना फंडामेंटल है, इतना एसेंशियल है फॉर व्हाट? फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। इसको क्या लगता है? वो भले ही सब बराबर है, वो बराबर, बट वो क्या बोलता है? इट इज, दिस मैटर इज व्हाट? फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? सो ये यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि भाई मैंने अब क्या करना चाहिए, इस मैटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल देना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आया समझ में? यही स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। यही है, ध्यान दो। सो एस एस 706 ये क्या बोलता है कि इट इज द एडिशनल कम्युनिकेशन।
if the auditor considers it necessary to draw users attention to a matter that has been appropriately presented or disclosed in the financial statements. क्या बोल रहा है ये? This matter is appropriately presented or disclosed in the financial statements. वो बराबर से बताया गया है financial statements में, ठीक है ना? And it is of so much importance, इतना महत्वपूर्ण है कि that it is fundamental for the user's understanding of financial statements. आया ध्यान में? Yes sir. इसको बेटा बोलेंगे अपन क्या? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. क्लियर है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ आए यूजर को, इसके लिए हम लोग इस बात को बताते हैं, इसको बोलेंगे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. दूसरा पॉइंट क्या है? टू अगेन ड्रॉ व्हाट यूजर्स अटेंशन, बट टू व्हाट? एनी मैटर और मैटर्स अदर देन, क्या लिखा हुआ है? अदर देन those presented in, other than, ये अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही, उसके अलावा कुछ बात है, which are presented or disclosed in the financial statements, उसके अलावा कुछ बात है, बट वो क्या है? is of that are relevant to the user's understanding, that are relevant to the user's understanding about what? The audit, auditor's responsibility and auditor's report. अभी क्या है दूसरी बात? यहां पे क्या होता है? ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? अभी ये अदर मैटर की बात करते हैं. नाउ दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज अदर मैटर पैराग्राफ. इसको बोलेंगे अपन अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें क्या है? अपना यही ऑडिटर, ठीक है ना? यही ऑडिटर, इसको लगता है कि कुछ मैटर्स है, ठीक है? There are what? Some matters, बराबर, other than the ones which are presented or disclosed. Other than that, matters other than presented. रुको अच्छे से लिखता हूं. इसको लगता है कि कुछ मैटर्स, कौन से? अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बराबर है कि कुछ मैटर्स है. ये बात ध्यान में रखने की, इट इज व्हाट वी आर सेइंग, अदर देन, ठीक है ना? बट उसको क्या लग रहा है कि इट इज फंडामेंटल. इसको क्या लग रहा है कि इट इज फंडामेंटल, इट इज रेलेवेंट, टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ. तीन बातें. नंबर वन, उसको अपना ऑडिट समझ में आए. ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है व्हेन दे आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो समझ में आए. तो ये तीन बातें बताने के लिए हम लोग जो पैराग्राफ देंगे वो होगा अदर मैटर पैराग्राफ. तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड दिस इज अदर मैटर पैराग्राफ. ये मेन कंटेंट है ऐसे नंबर 706 का. ये दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसे बोल रहे हैं और हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ किसे बोल रहे हैं. ये इतना पार्ट समझ में आया आपको? अब अपन क्या करेंगे भाई? अब जरा प्रैक्टिकली अपन ये बात डिस्कस करेंगे. आप लोग भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो तो इन बातों के ऊपर आपको ध्यान में रखना है. एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अ मैटर विच इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है वो
बट इसमें क्या लिखा है देखो, विड्रॉ अटेंशन टू, ऐसा लिखा था ना, विड्रॉ यूजर्स अटेंशन। तो एक मैटर है नोट 2C के अंदर, वो बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, बट वो ऑडिटर क्या बोलता है, मैंने मेरे को इसके ऊपर यूजर का एम्फोसिस डालने का है, उसको बताने का है कि ये भाई जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके, समझा गया, उसको बताने का है कि दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट 2C में ये दिया हुआ है, जो क्या बता रहा है, इट डिटेल्स अबाउट व्हाट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस विच वी हैव फेस्ड एज द रिजल्ट ऑफ कोविड-19। ये मार्च 2022 का रिपोर्ट है। तो इसमें कोविड-19 का क्या इंपैक्ट आया था वो बता रहा है, विच इज इंपैक्टिंग, क्या है, सप्लाई चेन अफेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर डिमांड अफेक्ट हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटी प्राइसेस, पर्सनल अवेलेबल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो भी डेटा हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल रहे हैं ना भाई, तो वो तेरे को समझने में बराबर होएगा कि बाबा सेल्स क्यों कम है, परचेसेस कम ज्यादा क्यों है, इन्वेंट्रीज क्यों पाइल्ड अप है, ये तेरे को समझ में आएगा। तो ये मैटर क्यों दिया मैंने, बिकॉज दिस, बेस्ड ऑन दिस, तू जब ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा और इस मैटर पे आएगा, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तेरे को बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने को आएगा। इसमें अपना कोई ओपिनियन वगैरह जो है ना वो चेंज नहीं होता है, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इससे अपना ओपिनियन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओपिनियन जो था वो हमने ऑलरेडी ओपिनियन यहां पे दे दिया है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट भाई तेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आए, तो कौन सा मैटर क्यों ऐसे, क्या कैसे, ये समझ में आए, इसके लिए हम ये पॉइंट यहां पे डालते हैं, एम्फोसिस ऑफ मैटर पर। क्लियर है एकदम बात, बेस्ट सर। अभी बेटा अपन आगे चलते हैं और अब बात करेंगे किसके बारे में, अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। सो हम लोग बेटा ये रहा आपके सामने, अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम लोग जो है यहां पे अभी किसके बारे में बात करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में बातचीत करेंगे। सो क्या कहता है यहां पे अदर मैटर पैराग्राफ, ये मैटर पैराग्राफ हम लोग क्यों देते हैं अदर मैटर, तीन बातें बोली थी। एक तो पहले मेन क्या है, इट इज अदर देन द मैटर्स विच आर प्रेजेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बात नहीं है, उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसके अलावा। तो ये हम लोग बात क्यों बता रहे हैं आपको, कि आपको जो है ना हमारा ऑडिट समझ में आए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, और हमारा ऑडिट रिपोर्ट जो है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपको समझ में आए, ये तीन बातें आपको समझे, इसीलिए हम लोग ये अदर मैटर पैराग्राफ दे रहे हैं। अब देखो बोला, आप इसको पढ़ो और देखो क्या समझ में आता है। फर्स्ट, वी डिड नॉट ऑडिट, हम बता रहे हैं उसको पहले ही कि हमने क्या चीजें ऑडिट नहीं करी थी करके, बराबर है। तो हमारे ऑडिट में क्या क्या कवर हुआ, क्या क्या नहीं कवर हुआ, आप हमारा ऑडिट समझ सको, इसके लिए मैंने ये आपको बातें बोली है। सो वी डिड नॉट ऑडिट the financial statements of one joint operation which ceased to be the joint operation on January 1 included in the standalone financial statements, समझ में आया। So and total revenue ऐसा वैसा as considered in this financial statement। So वो क्या कह रहा है, it has been audited by other auditor whose report has been furnished, बराबर, and our opinion so far as it is separate on financials as noted in the other matter paragraph, बराबर है। सो हमने क्या बोला यहाँ पे, कि हमने इसका ऑडिट नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। सो एंड आवर ओपिनियन इज सो फार एज इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट ऑपरेशन एज नोटेड इन द अदर मैटर पैराग्राफ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे रिलेटेड नहीं है, और हमने जो हमारा रिपोर्ट दिया है वो इस हिसाब से दिया है। तो आपको ये तीन बातें उसमें समझ में आती है, समझ में आया। वो क्या कहता है, ये सारी बातें, नहीं नहीं ये कुछ अलग हो गया, ये इधर से नहीं, बराबर, इधर ऊपर जाएंगे अपन। आवर ओपिनियन सो फार एज इट रिलेट्स टू अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सच अदर ऑडिटर। सो ये हमारा जो भी ओपिनियन है वो दूसरे ऑडिटर के हिसाब से, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस मैटर। सो हमने हमारा ऑडिट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारा जो रिपोर्ट है, ये आपको सब हम लोग इसके माध्यम से समझा रहे हैं, कि हमने कोई पर्टिकुलर ब्रांच
या कोई पर्टिकुलर एरिया हमने उसका ऑडिट नहीं किया है, हम वो किसी और ने किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये सब इसके बारे में बातचीत होती है। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज ईओएम एंड दिस इज ओवर योर अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर है एकदम बात? बेस्ट है सर। चलो, सो अभी यही जो बातें है ये यहाँ पे दिए गए इतने सारे जो पेजेस है ना, यहाँ पे ये 1-2 पेज ये पूरा वापस से समझाता है, पढ़ लेंगे आइए उसे। ये आपका नोट करके हो गया? कि नहीं करा होगा तो करो इसको, 1 मिनट के अंदर करना, बिल्कुल भी टाइम पास मत करना, विद इन अ मिनट। ओके चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं, अभी बातचीत करते हैं, वही वही बातें आपको दिखेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 706 अपना क्या है? एसए 706 रिवाइज्ड वो क्या कहता है? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो 700 वाला जो फॉर्मेट है उसके अंदर ये 2 पैराग्राफ अभी आपने को ऐड करने का है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर वो क्या कहता है? हैविंग फॉर्म्ड हिज ओपिनियन, क्योंकि उसके से उसका कोई ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, इसीलिए अपन जब यहां पे देखते हैं, सो इधर आपको एक लाइन दिखती है, वो क्या दिखता है आपको? लाइन आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। फिर अपन ऊपर इधर भी आए तो अपन को यहां पे क्या दिखता है? आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, क्योंकि अपन ऑलरेडी अपना जो ओपिनियन है वो दे चुके हैं, तो अब नया अलग से कुछ ओपिनियन यहां पे नहीं है, वो मॉडिफाई नहीं होगा। सो इसीलिए इट इज सेड दैट हैविंग फॉर्म्ड हिज ओपिनियन, already the opinion is given on the financial statements, is to draw the user's attention when in the auditor's judgment it is necessary. Number one, a matter, although appropriately presented or disclosed in the financial statements, is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statements. जमा किया ये मस्त है एकदम सर। सर रिपीट हो गया ना भाई, और कुछ अलग क्या था? नेक्स्ट, as appropriate any other matter that is relevant to the user's understanding of audit, auditor's responsibility or the auditor's report। कोई टेंशन है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है, वही वही बात हो गई। अभी वापस से क्या बोल रहे हैं अपन? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलो भैया शुरू करते हैं इसको। सो इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in the auditor's judgment, खून खोल रहा है मेरा, आपका भी खोलता होगा, is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of financial statements। बराबर, the auditor shall include, बराबर कौन सा? shall include emphasis of matter paragraph। तो वो यहां पे पहले क्या बोल रहा है? ये 2 मैटर रहेंगे, वो पहले सस्पेंस क्रिएट करता है ये 2 मैटर डालने के, फिर किसको ईओएम बोलने का, किसको ओएम बोलने का, वो आगे बोल रहा है, ठीक है, आपने को पता है। उसके बाद वो क्या बोलता है? ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705, क्योंकि ऑलरेडी वो ओपिनियन तो दे दिया है, हैविंग फॉर्म्ड हिज ओपिनियन। एंड व्हेन एसए 701 अप्लाइज, 701 कौन सा है ये? आगे पढ़ेंगे अपन। 701 बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? की ऑडिट मैटर्स। सो एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड की ऑडिट मैटर इज डिफरेंट। सो की ऑडिट मैटर्स
द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ईओएम अलग है, केएम अलग है, तो 701 में केएम, दिस इज एम्फोसिस ऑफ मैटर। क्लियर है एकदम? यस। इसमें आपने क्या करना है, सेपरेट सेक्शन देना है, जैसे अपन ने देखा था ना उसको। यस, विद द हेडिंग ऑफ व्हाट, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बहुत बढ़िया। When the auditor includes emphasis of matter paragraph in the auditor's report, the auditor shall, within a separate section of the auditor's report, include a heading emphasis of matter, include a paragraph with clear reference to the matter being emphasized। बराबर, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है क्लियर रेफरेंस, ये किसके लिए? ये अगर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर आप ये नोट 2C जाके अगर अपन पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में सब कुछ क्लियर कट डिटेल्स मिलेंगे आपको। नोट 2C ऑफ फाइनेंशियल जाने का क्या आपको सर, एक बार दिखाई दो ना, वो कोविड का वगैरह ऐसा बोल रहा था। सो अपन नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं, नोट 2C पे आता हूं मैं। बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स। ये दिख रहा है आपको नोट 2, इसमें नोट 2C, इसमें क्या बोल रहा है वो पूरा ऐसा कोविड के बारे में उधर बोला था। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद द इंड डेज मेक्स जजमेंट, एस्टिमेट, असम्पशंस, ऐसा वगैरह वगैरह। एक्चुअल रिजल्ट्स में डिफर फ्रॉम दीज एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स लाइंग अंडरलाइंग assumption are reviewed at balance sheet date. In particular information ऐसा ऐसा ही है। नोट 3 ऐसे estimation uncertainties relating to global health pandemic, ये पैंडेमिक के बारे में बताया, देखो पूरा डिटेल में। ये WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया, ऐसा ऐसा दर्द हुआ, ये पूरा दिख रहा है आपको। दिस मैटर इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट क्या हुआ, अपने को दिखता है कि एस्टिमेट्स और वैल्यूज, सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पर्सनल अवेलेबिलिटी, ये सब जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो एज अ यूजर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से समझने के लिए मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में उसको डाल रहा हूं, उसको एम्फसाइज कर रहा हूं, उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं उसके ऊपर, ताकि आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मैटर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है एकदम बात? सो अ मैटर इज व्हाट क्लियरली प्रेजेंटेड, बट उसका आपने क्या करना है, क्लियर रेफरेंस आपको देना है। क्या करना है आपको उसका, एक क्लियर रेफरेंस आपको उसका देना है, क्लियर रेफरेंस ऑफ द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड relevant disclosures that fully describe the matter can be found in the financial statements। वो financial statements में कहां मिलेगा, वो अपन ने देखा ना नोट 2C कैसा। The paragraph shall refer only to the information presented or disclosed, indicate that the auditor's opinion is not modified, ऐसा लिखने का। अपन ने देखा कि नहीं? yes sir। some examples of circumstances, बराबर, कि जिस वजह से हम लोग ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देंगे। सो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। एम्फेसिस, इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया होगा, बट वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी होगी। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, अर्ली एप्लीकेशन वेयर परमिटेड ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज हैड कंटिन्यूअस, जैसे अपन ने यहाँ पे अभी कोविड-19 का एग्जांपल देखा, दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये कुछ 4 एग्जांपल्स है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू के लिए कि ऐसे मैटर को आप कहां प्रेजेंट करोगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन? यस सर। अभी उसके बाद द इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, क्योंकि अपना ओपिनियन ऑलरेडी अपन ने दे दिया है, तो उसके से ओपिनियन कुछ अफेक्ट होना नहीं है। अ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इट सेज, इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो ये वापस से आपको ये वाला पॉइंट जो है ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट, ये आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर एकदम, वेरी गुड। सो इसको पढ़ो आप। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570। पूरा एंड तक पढ़िए उसको, एंड तक मतलब ये 3 पॉइंट्स। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अगला फेवरेट जो क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ। अभी अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बोला, मैटर अदर देन डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दिमाग में फिट है ना अपने, यस। इफ द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर other than those presented or disclosed in the financial statements that in the auditor's judgment is relevant to users understanding of the auditor's responsibility and auditor's report, he shall include an other matter paragraph। again ये क्या कहता है, provided it is not prohibited by law and when 701 applies it should be communicated as per 701। इसका भी क्या होना चाहिए, सेपरेट सेक्शन ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ, अप्रोप्रिएट हेडिंग अदर मैटर। उसके बाद कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड एओएम और ओएम इन द रिपोर्ट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन एंड द वर्डिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमने इसमें क्या लिखना चाहिए और क्या इसके वर्डिंग्स होने चाहिए। सही है एकदम। तो बेटे इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा और खूबसूरत सा स्टैंडर्ड अपना खत्म होता है, वो है एसे नंबर 706। क्या आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है? तो अपने सीरीज में कौन से स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए 700 की सीरीज में, ये 700 समझा तो फिर अगला चैप्टर जो हम लोग मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर बात करेंगे वो 800 और 800 की सीरीज पढ़ने में समझ में आएगा, वो स्पेशल पर्पस के लिए और ये जनरल पर्पस के लिए, तो फिर डिफरेंस होगा, तो इधर इज्जत देने का, ध्यान देने का। सो फर्स्ट अपना ये एसे नंबर 700 हो गया, 705 हो गया, 706 हो गया। अब चलिए बच्चों बात करते हैं अबाउट व्हाट नेक्स्ट, मस्त स्टैंडर्ड है ये, बात करेंगे इसको एसे नंबर 701 के बारे में। सो व्हाट इज दिस एसे 701? अभी आपको एम्फोसिस ऑफ मैटर क्लियर है एकदम, यस। अभी आप लोगों को अदर मैटर भी क्लियर है एकदम, यस सर क्लियर है एकदम। अभी बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। अभी आप समझिएगा बात को, पहले थीम समझने का, थीम समझ में आ गया, लाइफ झिंगा की ऑडिट मैटर्स। अभी क्या होता है, ये अपना यहां पे ये ऑडिटर है, ये ऑडिटर क्या कर रहा है, ये ऑडिट कर रहा है, बराबर। और ऑडिट करते दौरान while performing the audit he encounters or he comes across some matters, कुछ मैटर्स उसको दिखते हैं, सामने नजर आते हैं उसको कुछ मैटर्स। और पता है क्या क्या ये मैटर्स जो है ना, मतलब जब वो ऑडिट कर रहा था ना, काफी सेंसिटिव थे, काफी क्रूशियल थे, मतलब भाई उसमें गजब का मतलब उसको काम करना पड़ा, बहुत क्रूशियल थे पूरा ऑडिट को लेके। मतलब जैसे वो मैटर क्या हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं क्या, तो मजा आएगा आप लोगों को, बताओ ना सर बस क्या। तो जैसे कौन से मैटर होंगे, जैसे कोई मैनेजमेंट के जजमेंट लिए होंगे। अब जजमेंट को कैसे वेरीफाई करना भाई, ये एकदम क्रूशियल काम है ना, तू समझ रहा है क्या बात को। सो मैनेजमेंट का जजमेंट, बराबर है। कोई एरियाज जहां पे एरियाज बराबर जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो, तो रिस्की एरियाज को कैसे डील करने का, बराबर। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। भाई जब ऑडिट कर रहे थे ना इन मैटर्स के ऊपर, अपने को बहुत ध्यान देना पड़ा रे,
आप समझ रहे क्या? इन मैटर्स के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ा, मतलब एकदम बहुत बहुत भारी था वो। तो इसके बारे में बस अपने को क्या करना है, अपने को ऑडिट रिपोर्ट में ये कम्युनिकेट करना है, जस्ट टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू। वो ऑडिट रिपोर्ट में से हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे हम लोग किसको, यूजर्स को, कि भाई जब कर रहे थे ना ऑडिट तो ये मैटर्स काफी क्रूशियल थे फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, फॉर इंडिविजुअल एरिया नहीं, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल एरिया नहीं, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो अपन क्या करते, बिफोर गोइंग टू स्टडी द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड, इधर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये टाटा मोटर्स का थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इधर, तो क्या है आपको मजा आएगा। सो क्या है ये की ऑडिट मैटर। सो जब टाटा मोटर्स का ऑडिट कर रहे थे इनके ऑडिटर्स बीएसआर एंड कंपनी, तो उस समय पे क्या की ऑडिट मैटर था, इसके बारे में चलिए अपन बातचीत करते हैं। इसको कैसा उन्होंने ऑडिट किया, हाउ वाज इट वाज एड्रेस इन दी ऑडिट, उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं कि क्या किया हमने। तो ये बस क्या है ना, एज ए यूजर तुम लोग को पता चलेगा कि बाबा ये मैटर कैसा है, क्यों है। आया क्या बात ध्यान में? सो आज पढ़ते चल। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी ट्रांसफर्ड During the current year, company transferred its passenger vehicle undertaking to subsidiary Tata Motors Passenger Vehicle Limited. टाटा मोटर ने अपने सब्सिडरी को ये पैसेंजर व्हीकल का ट्रांसफर कर दिया। पीवी अंडरटेकिंग, क्या ट्रांसफर किया? पीवी अंडरटेकिंग, फॉर्मरली नोन एज टीएमएल बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज लिमिटेड, इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, as approved by NCLT, wide order dated. The company has filed the NCLT approved scheme with the ROC and received all regulatory approvals. ये ऑडिट करते दौरान ये मैटर आया हमारे पास कि एक कुछ अंडरटेकिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया था, वो अरेंजमेंट जो अप्रूव किया गया था बाय एनसीएलटी, हमने ये आरओसी के पास भी फाइलिंग कर दिया है इसका, बराबर है। अकॉर्डिंगली वो क्या बोल रहा है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ दिस पैसेंजर व्हीकल अंडरटेकिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दैट सब्सिडरी एज ऑन जनवरी 1st। वो सब एसेट लाइबिलिटी वो सब्सिडरी के नाम पे डाल दिया। द कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर दिस ट्रांसफर एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and recognize the excess of consideration received over carrying value in the capital reserve। ऐसा ये था। सो ये एरिया है, तुम समझ रहे हो क्या बात को? ये जो यहाँ पे बता रहे ना, ये ऑडिट का एक मैटर है। ये अपने को एज एन ऑडिटर इसको चेक करने का कि इन लोग ने एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया, ये फिर कंसिडरेशन मिला, इतना एक्सेस कंसिडरेशन हम लोग ने कैपिटल रिजर्व में उसको रिकॉर्ड किया है। ये मैटर है कि ये क्रूशियल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह। समझा क्या बात को? ऐसा ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ने का बड़े बड़े कंपनीज का, अभी तुम फाइनल में हो, मई में एग्जाम दे रहे हो, नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, भाई रीड करते जाओ। द ट्रांसफर ऑफ पीवी अंडरटेकिंग हैज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर इम्पैक्ट ऑन द कंपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसमें वी हैड टू इन्वॉल्व व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या बोलता है वो, इट इन्वॉल्व व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, it involves identification of assets and liabilities which were supposed to be transferred as a part of the schemes, expenses and pre-tax profit or loss of discontinued operation as a single amount, non-current assets held for sale and discontinued operation, further significant judgments required. Thus we have identified
transfer of PV undertaking as key audit matter, given it is what we say significant है, complex है, non-routine है, and material to the standalone financial statements. कहा था ना, it is for the financial statements as a whole, and it is therefore fundamental to the user's understanding of financial statements. तो ये मैटर ऐसा हमने आइडेंटिफाई किया एज अ की मैटर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल इज दैट कि ये एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में क्या आता है कि बॉस ये मैटर जो है ना, इन लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट मैटर बन जाता है. ये कैसा मैटर बन जाता है? ये सिग्निफिकेंट मैटर बन जाता है. और इसको कैसे ऑडिट करना, क्या करना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस देयरफॉर इज टू बी कम्युनिकेटेड एज पर SA 701. मजा आया क्या समझ के? बिल्कुल सर. सो आइए जरा बात करते हैं. मेन थीम समझाना आपको, कैसा की ऑडिट मैटर. जो मैं इतना बोल रहा हूं, अब थोड़ा समझिए बात को. ये आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए विथ व्हाट SA नंबर 706 एंड SA नंबर 701. इधर अपन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ एंड की ऑडिट मैटर, ये बहुत मैटर हो रहा है इधर. ये तो कौन सा मैटर किधर रिपोर्ट करने का, ये समझ में आना बहुत जरूरी है. ओके, सो क्या कहता है यहाँ पे, एज पर SA 701, communicating key audit matters in the auditor's report is to do what? Enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. बस आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग ने कैसे क्या ऑडिट किया था, बस वो एक ट्रांसपेरेंसी है, इसीलिए ये रिपोर्ट करने का. सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर्स का कम्युनिकेट करने का. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट असिस्ट देम टू अंडरस्टैंड व्हाट? अंडरस्टैंडिंग दोस मैटर्स in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाना नहीं है हम लोग को, हमें आपको समझाने हैं कि ये ऐसे मैटर सिग्निफिकेंट थे इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एम्फोसिस ऑफ मैटर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने थे. की ऑडिट मैटर में आपको क्या बताना है? अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स इन दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट. मैटर्स विच वर सिग्निफिकेंट इन ऑडिट, आपको ये समझाने थे, ये मैटर्स आपको समझाने थे. समझा गया? तो EOM एंड OM इज डिफरेंट रे बाबा. समझा गया बात को? ऐसा. थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स ऑल्सो मे ऑल्सो असिस्ट इंटेंडेड यूजर्स. ये वर्ड ध्यान से पढ़ना. इधर क्या लिखा? इधर मे हुआ तो ये यूजर्स को और क्या मदद करेगा? टू अंडरस्टैंड द एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्योंकि देखो उसका इंटेंशन ये क्या है मेन, कि आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द ऑडिट वो आपको बता सके. बट ये कम्युनिकेट करते करते और एक फायदा क्या हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट के जजमेंट भी पता चल सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने क्या कंसिडर किया, क्या नहीं. सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स. अंडरस्टूड? सो ये पर्पस है उसका. सो फर्स्ट, व्हाट इज की ऑडिट मैटर, ये समझ में आ गया आप सबको? पर्पस क्या है समझ में आया आप सबको? अभी बात हो रही है हाउ टू डिटरमाइन दिस, कैसे डिसाइड करने का इसको. सो कैसे डिसाइड करें? खत्म हो गया रे भाई, देखो खत्म होने आ गया. सो कैसे डिसाइड करने का वेदर इट इज अ की मैटर और नॉट? द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, sorry, how to determine the key audit matter? The auditor shall determine the key audit matters. कैसा? The auditor shall determine from the matters communicated with those charged with governance, the matters required significant auditor's attention,
significant auditor attention in performing the audit. In making the determination, the auditor shall take into account the higher risk of assessed risk of material misstatement, कि अगर वो एरिया में हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो सिग्निफिकेंट है. Significant auditor's judgment relating to areas in the financial statements that involve significant management judgments, including accounting estimates, and have high estimation uncertainty. तो जो ये अभी हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल देखा, ये इसके अंदर फिट होता है. जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे इसके मत बोलो, जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे वो की ऑडिट मैटर है अपने लिए. जहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, बराबर, हाई एस्टिमेशन अनसर्टनिटी है कि बाबा वो सही एस्टिमेट होगा नहीं होगा, तो एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑन ऑडिट अबाउट सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड. अपने ऑडिट पे कुछ इंपैक्ट आया कुछ इवेंट्स या कंडीशंस के वजह से, जैसे कोविड के वजह से हम लोग अदर प्लेसेस पे जो इन्वेंट्री लोकेटेड है वो हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द ऑडिट. द ऑडिटर शैल डिटरमाइन as stated above most significance in the audit of financial statements of the current period and therefore are key audit matters. So कौन से मैटर्स कैसे अपन बोलेंगे उसको सिग्निफिकेंट है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है, और इसी से मैनेजमेंट कैसा जजमेंट लेता है वो समझेगा, ये पर्पस में आ जाता है. एंड इफेक्ट ऑन ऑडिट अबाउट एनी events or transaction. So these points becomes what? Key audit matters. Good. Yes. Now communicate. So communicating the key audit matters. So auditor shall describe this in an appropriate heading, key audit matter. Introductory language कैसा होगा, फिर अपन वो introductory language पढ़ेंगे. The key audit matters are those matters in the auditor's professional judgment were of the most significance in the audit, addressed in the context of audit of financial statements as a whole. An auditor does not provide separate opinion on these matters. यही अभी अपन इधर आते हैं और देखो क्या लिखा है. स्टैंडर्ड ऐसा पढ़ने का, इधर अपन ने प्रैक्टिकली स्टडी किया, प्रैक्टिकली इधर क्या रिपोर्ट हो रहा है वो देखने का. और उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये चैप्टर अपना चालू है, आप आपके ऑफिस में ये अलग अलग कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स आप इसको गो थ्रू कीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को. सो की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस. These matters are addressed in the context of our audit in standalone financial statements as a whole, and we do not provide separate opinion on these matters. Exactly क्या ये introductory language है? Yes sir, मजा ही आ गया. So now, communicating this again is not a substitute for. अपन ने जैसे EOM के लिए पढ़ा था, वो किसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, वैसे ये सब्स्टिट्यूट किसके लिए नहीं है? फॉर डिस्क्लोजर्स, फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन, फॉर गोइंग कंसर्न एज पर एस 570 एंड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स. पढ़ो इस पॉइंट को पूरा अच्छे से.
हुआ बच्चों? ओके, सो लास्ट पॉइंट, communication with those charged with governance. The auditor shall communicate with those charged with governance. The matter as determined to be key audit matter. कौन सा matter अपन ने है? The matters determined, है ना? And if applicable, depending upon the facts and circumstances of the entity and the audit, the auditor's determination that no key audit matters to communicate, कि एक तो है या तो नहीं है. क्विकली एक बार आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर 701 को पूरा पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. इसका लैंग्वेज कैसा लिखने का है, क्या करने का है, सब लिखने का. ठीक है, चलो. पढ़ो पढ़ो, चलो एक क्विक रीडिंग करो इसकी. कौन से मैटर्स की ऑडिट मैटर्स है? हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट एंड इफेक्ट ऑन ऑडिट. सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट नोट, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट. Communicating key audit matters and it is not a substitute for what. चलो चलो पढ़ो. एंड लास्ट पॉइंट, चलो हो गया पढ़ के. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट, द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसे नंबर 710. बात हो रही है अपनी अभी ऐसे नंबर 710 की, जो बात करता है अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. नाम ध्यान में रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन,
जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या है ये, एकदम जरा आराम से समझना, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अबाउट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। फोकस करना बेटा अभी। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ये हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे करंट ईयर के फिगर्स, करंट ईयर के फिगर्स और प्रीवियस ईयर के फिगर्स ऐसा अपन बता दें कि नहीं। सो ये जो इंफॉर्मेशन अपन देते हैं ना यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये अगर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, टाटा मोटर्स का ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये अपने सामने, ठीक है ना। सो इसके अंदर जब अपन देख रहे हैं यहाँ पे, सो इट इज एट मार्च, एज एट मार्च 31st 2022 एंड मार्च 31st 2021, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये जो है ना दोस्तों, मार्च 31st 2022, मार्च 31st 2021, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? दिस इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें जब ऐसा रिपोर्टिंग होता है तो एज एन ऑडिटर्स अपने को क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सो फोकस कर। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ व्हाट? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। When the financial statements of the prior period has been audited by a predecessor auditor, or when they are not audited, the requirements of SA number 510 regarding opening balances also apply। मतलब आपको जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो आपको SA 710 के हिसाब से रिपोर्टिंग तो करना ही है। SA 710 के हिसाब से आपको क्या करना है? आपको रिपोर्टिंग 710 के हिसाब से करना ही है। बट अगर ये किसी और ने ऑडिट किया है प्रीवियस ईयर के फिगर्स, या वो ऑडिटेड नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे इनिशियल एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस को अपन को चेक करना है। ये याद है अपन ने बात करी थी ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, ऐसे 510। यस सर। तो ऐसे 510 तो लागू होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके ओके, चल यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। सो क्या बात हो रही है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन? द नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान से सुनना, ये लाइन पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा किस तरीके से आप एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हो, बराबर। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा कि आपको ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करनी है। इसके अंदर आपके 2 ब्रॉड अप्रोचेस है, ठीक है। वो 2 ब्रॉड अप्रोचेस कौन से है? एक, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आर करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ रहे? द अप्रोच टू बी एडॉप्टेड is specified by law or regulation, but may also be specified by terms of engagement. Then because of this there is a reporting differences between the two। वो क्या है? अगर करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग ओपिनियन सिर्फ देंगे ओनली ऑन करंट पीरियड ओनली, बराबर। बट जब अपन लोग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, our opinion refers to each period for which the financial statements are presented। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। आराम से फोकस करते। देख बेटा,
एसे नंबर 710 बात क्या करता है? सो इट टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? अब ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अपने को रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, क्या रिपोर्ट करना है। सो इसके बारे में पूरा का पूरा रिपोर्टिंग, दिस इज स्पेसिफाइड, दिस इज एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिखो मत कुछ भी, अभी बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है। एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, किसके हिसाब से? एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो यहां पे क्या होता है, आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। ये बात जम गई आपको? यस सर। उसके बाद क्या होता है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होता है, देर आर टू अप्रोचेस। इसके अंदर क्या है बेटा? देर आर टू अप्रोचेस इन रिगार्ड्स टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है? दो अप्रोचेस है इन रिगार्ड्स टू व्हाट? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर को अपना जो ऑडिट रिपोर्ट देने का है ना, इसमें दो अप्रोचेस होते हैं। सो दो अप्रोचेस कौन से हैं? अप्रोच नंबर 1 अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? करस्पॉन्डिंग फिगर्स। पहला अप्रोच कौन सा है? एक है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, और दूसरा अप्रोच जो है वो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दूसरा अप्रोच है। अब ये जो अप्रोचेस के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, दीज अप्रोचेस, ठीक है, दी अप्रोचेस कि वह अपने को कैसे रिपोर्ट करना है, अप्रोचेस स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब इसके ऊपर अपने को, मतलब जो अपना ऑडिट रिपोर्ट जो अपन देते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो अपने को ओपिनियन देना है, बराबर, अंडर करस्पॉन्डिंग फिगर्स या अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन या आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब जब आप ऑडिट करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और आपका अप्रोच होता है कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स, आपका क्लाइंट बोलता है कि आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, या आपका अप्रोच होता है किसके ऊपर? बात करते हैं अबाउट व्हाट? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो अपन ओपिनियन देते हैं ना, ओपिनियन, तो यहां पे ओपिनियन इज ओनली ऑन व्हाट? करंट पीरियड फिगर्स। ओपिनियन किस पे होगा? करंट पीरियड फिगर्स के ऊपर। आई बात समझ में? बट जब आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो, तो बेटा आपका ओपिनियन कहां पे होगा? ऑन बोथ पीरियड्स। ऑन बोथ पीरियड्स, दोनों पीरियड के ऊपर आपको क्या करना है? आपको आपका ओपिनियन देना है। आपको ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड फिगर्स के ऊपर देना है, या आपको आपका ओपिनियन दोनों पीरियड के ऊपर देना है? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आप जो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसमें आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है, उस अप्रोच पे डिपेंड करेगा। क्या होता है, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये करना क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, किसी को पता नहीं होता है। तो ये ध्यान से सुनना। अपने को क्या करना है? अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट करके अपने को ओपिनियन देना है। जमा क्या ये? यस सर। अब उसके अंदर अपने को ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड या अपने को बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? दिस इज स्पेसिफाइड बाय लॉ, रेगुलेशन और टर्म्स ऑफ योर एंगेजमेंट। ये अप्रोच वो डिसाइड होगा, वहां पे डिसाइड होगा ये अप्रोच। समझा गया? ये अप्रोच जो है ना, वहां डिसाइड होगा ये।
ये अप्रोच वहां डिसाइड होगा। समझ में आया आपको ये? सो ये है एसे नंबर 710 की बेसिक बॉटम लाइन। फिर से एक बार रीड करते हैं। द नेचर ऑफ कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है एकदम? यस। सेकेंड, कौन सा अप्रोच फॉलो करने का? अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबाउट द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, whether it is corresponding figures or comparative financial statements that is specified by law or regulation or as per the terms of engagement। ये बात जम गई क्या आपको अभी? बराबर। सो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन देने का या नहीं देने का, बराबर, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन देने का या नहीं देने का, वो डिपेंड करेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और उसमें अपने को रिपोर्टिंग के लिए अपना ऑडिट रिपोर्टिंग वो डिपेंड करेगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो डिफाइन होगा एज पर द लॉ, रेगुलेशन और योर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो व्हाट इज द रिपोर्टिंग डिफरेंसेस ओवर हियर बेटा? व्हाट इज द रिपोर्टिंग डिफरेंसेस? सो द रिपोर्टिंग डिफरेंसेस आर कि अगर करस्पॉन्डिंग फिगर्स है तो ओपिनियन ओनली ऑन करंट पीरियड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन इज टू बी गिवन ऑन ईच पीरियड। इतना पहले दिमाग में डाल लो, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर उसके बाद जब अपने को अपना रिपोर्टिंग क्या हिसाब से देना है। अब मेरे को बताओ, अगर करंट पीरियड में आपको काम करना है, मतलब सॉरी आपको करस्पॉन्डिंग फिगर्स का काम करना है, तो आपका ओपिनियन किधर रहेगा? ओनली ऑन करंट पीरियड। अगर आपको दोनों कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करना है तो आपको ओपिनियन कैसे देने का है? दोनों। तो ये स्टैंडर्ड फिर आपको जो है ना, ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करने का है तुझे और इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करना है तुझे। आया? इसीलिए इतनी मेहनत है, 10 मिनट जो डाले ना वो इसके लिए डाले, वो समझा? ओके। सो अभी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो एज पर 710 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस whether the comparative information current year previous year included in the financial statements has been presented in all material respects in accordance with the comparative information as per applicable financial reporting framework। ये आप एविडेंस ऑब्टेन करो कि जो ये आपको प्रीवियस ईयर का फिगर्स, करंट ईयर का फिगर्स, जो आपको ये जो दिखाया ना, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन बराबर से वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है या नहीं करी है आपने, वो आपको बताना है। सो दैट इज व्हाट इज योर जॉब इज। क्लियर एकदम? यस। ये काम अपने को करने का है। उसके बाद टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये कॉमन कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हो गया, ये कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हुआ। एंड ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं इसके अंदर? अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करें, सो ओपिनियन किस पे देंगे? ओपिनियन ऑन करंट पीरियड। बट अगर अपन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो ओपिनियन ऑन बोथ पीरियड, दैट इज ईच पीरियड। समझ में आया आपको? सो ये अपन को यहां पे बात करनी की है ऐसा। सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सो अपने को ऑडिट में इधर इसमें क्या पढ़ना है? सो इधर अपन लिखते हैं इसका ऑडिट प्रोसीजर, टू ऑब्टेन, ये कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं मैं, टू ऑब्टेन सफिशिएंट and appropriate audit evidence that comparative information is properly presented
एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ में आया है? और इसके लिए फिर अपने को क्या करना है, इधर इधर ओपिनियन और इधर ओपिनियन, उसके लिए बराबर से अपने को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। ओके ओके, सो डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। What is the definition of comparative information? Comparative information: amounts and disclosures that are included in the financial statements of one or more prior periods in accordance with the applicable financial reporting framework. जो प्रीवियस ईयर का फिगर देता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अभी अपने को पूरा आगे का स्टैंडर्ड के 3 हिस्से मेन, अब देखो क्या लिखा हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग व्हाट? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कि अब प्रायर पीरियड का इंफॉर्मेशन बराबर से प्रेजेंट किया है या नहीं किया है, उसको चेक करने का, उसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग व्हाट? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ये बात जम गई अपने को। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोला? ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग व्हाट? करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ये अपना एक अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच 1। एंड फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं अप्रोच नंबर 2 इन रिगार्ड्स टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जब अपना खत्म हो जाता है, अपना स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। सो आपको समझ में आया क्या कि अपने को जो ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे अभी बात करनी है, वो ऑडिट प्रोसीजर्स किधर है? ये एक, ये 2 और ये 3। सही है क्या? एकदम मजा आया कि नहीं? ये ऐसा स्टैंडर्ड बन गया भाई। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए क्या काम है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए क्या काम है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या काम। लाइफ इज इजी। मस्त चार्ट बनेगा कि नहीं? मजा आएगा। सो फिर उसके बाद ऐसे 720 बढ़िया एकदम। लिखने का समय बाद में, अभी सिर्फ पहले प्रवचन को सुनने का। चलो कम ऑन, एनर्जी। सो क्या कहता है यहाँ पे? द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्लीन रीडिंग करते हैं इसको, बहुत इजी है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन required by applicable, whether financial statements include comparative information as required by applicable financial reporting framework, and whether such information is appropriately classified। मतलब जैसा प्रीवियस ईयर का है उसके हिसाब से करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर का जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा बराबर से प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है या नहीं है। सो इसमें अपने को क्या देखना है? दिस इंफॉर्मेशन अग्रीज with the amounts and other disclosures presented in the prior period। बराबर, agrees with what? Prior period। Second, the accounting policies reflected in the comparative information are what? Consistent with those that has been applied in the current period। ठीक है? So, and if there has been any changes in the accounting policies, whether they have been properly accounted for and adequately presented and disclosed। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी थी, क्या वो इंफॉर्मेशन आपने कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बराबर से प्रेजेंट करी ना? उसके बाद वो प्रीवियस पीरियड के साथ अग्री करती है कि नहीं? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये अगर इंफॉर्मेशन मार्च 21 की अभी अपन ने इधर डाली है, तो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखो कि मार्च 31 2021 उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यही फिगर है ना? नहीं तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा बराबर से वो है क्या नहीं है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। अब इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर अबाउट पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन while performing the audit of the current period, he shall perform additional audit procedures as necessary in circumstances to obtain sufficient appropriate audit evidence whether a material misstatement exists। If the auditor had audited the prior period financial statements,
The auditor shall also follow the relevant requirements of SA number 560 subsequent events. As required by SA number 580, written representation. He shall request for all the periods referred in the auditor's opinion. Barabar. He shall also obtain a specific written representation regarding any prior period item that was separately disclosed. बराबर in the current periods statement. तो ये अपने को काम करने का है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर लग रहा है आपको, इंडिकेशन है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ढूंढो कि वो है या नहीं है, प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी देख लो, एंड लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि ऐसा कोई प्रायर पीरियड का आइटम अलग से डिस्क्लोज किया था या नहीं. सो ये रहा अपने को यहाँ पे ऑडिट में फर्स्ट, यहाँ पे इधर लिख देते हैं. चलो कंपार्टमेंट्स बना लू 3. ठीक है, चलो. सो नंबर 1 यहां पे लिखेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. has been properly presented, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो अपने को एविडेंस लेने का है वो ये है कि प्रायर पीरियड फिगर्स अग्री. Number 2, accounting policies are consistently applied. Changes, if any, has been properly accounted and disclosed. Number 2, if possible material misstatement exist, perform additional audit procedures plus SA 560 के रिक्वायरमेंट्स. प्लस क्या, SA 560 के रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद तीसरा, एज पर SA 580 obtain written representation and specific written representation regarding disclosures of any prior period items. सो ये अपने को कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का. समझ में आया? लिखो मत अभी, पूरा बढ़िया खूबसूरत चार्ट बनेगा रे भाई, वन गो में वन स्टैंडर्ड, रिलैक्स, एकदम इजी हो जाएगा ये. सो ये अपना हो गया कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का. अभी अपन बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स. करस्पॉन्डिंग फिगर्स में अपने को पता है अपने को ओपिनियन किसको देने का है. ओपिनियन ओनली ऑन
ये बजना चाहिए बार बार दिमाग में, ओनली ऑन करंट पीरियड फिगर्स। ठीक है, ओपिनियन किस पे देंगे अपन, ओनली ऑन व्हाट, द करंट पीरियड फिगर्स। सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर द अमाउंट्स और अदर डिस्क्लोजर्स of prior period are included as an integral part of the financial statements but are intended to be read only। इनका काम क्या है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, रीड ओनली के लिए, बराबर। एंड अदर डिस्क्लोजर्स, द लेवल ऑफ डिटेल presented in the corresponding amounts and disclosures is dictated by relevance of the current period figures। तो प्रीवियस पीरियड फिगर्स को इतना इज्जत है ही नहीं, इसीलिए तो अपन ओपिनियन क्या करते हैं, करंट पीरियड पे। और प्रीवियस पीरियड के फिगर्स कैसे डिस्क्लोज होंगे, एज पर द रेलेवेंस ऑफ द करंट पीरियड फिगर्स। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। सो अपन ने बात कर ली कि अपना ओपिनियन सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, अपना ओपिनियन रहेगा ओनली ऑन द करंट पीरियड फिगर्स। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग जो कर रहे हैं वो ध्यान देना, कि व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड, ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। अपने को ओपिनियन करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब प्रीवियस फिगर्स पे देना है क्या, आंसर इज नो। तो अपने को ओपिनियन किस पे देने का है बेटा, अपने को ओपिनियन देने का है ओनली ऑन द करंट पीरियड फिगर्स। तो ये उन्होंने बोल दिया, बट अब इधर आपको परेशान करने के लिए क्या बोला, एक्सेप्ट। क्या बोला इधर, एक्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको प्रीवियस पीरियड के भी ऊपर भी ओपिनियन देना पड़ सकता है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ध्यान से सुनने का, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एकदम प्लेन रीडिंग, सिंपल, कोई स्ट्रेस नहीं। इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड, पिछले साल का ऑडिटर, उसने रिपोर्ट दिया, बट उसने जो रिपोर्ट दिया उसने क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन दिया है। पिछले साल के ऑडिटर ने क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन दिया, बोलो दिया सर। बट जिस वजह से वो मॉडिफिकेशन आया, वो द मॉडिफिकेशन, द मैटर विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर क्या है अभी भी, इट इज अनरिजॉल्व। द मैटर that gave rise to such modification is unresolved। मतलब पिछले साल, जैसे फॉर इंस्टेंस जो हमने अभी 705 में डिस्कस करके आए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन बराबर से किया नहीं है। अपन देख रहे कि वहां पे ऑडिटर ने क्या, कौन सा ओपिनियन दे दिया भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसकी वजह से वो एरिया चेक नहीं कर पाया और वो अभी तक मैटर अनरिजॉल्व है। वो या तो गोइंग कंसर्न का अफेक्ट है अभी और उसका डिस्क्लोजर बराबर से नहीं, एडवर्स ओपिनियन दे दिया, या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। तो जिस वजह से पिछले ऑडिटर ने भाई जो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन दिया था, वो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अभी भी है। तो वो पिछला जो है वो अभी वापस से आएगा कि नहीं आएगा, करंट पीरियड में उसका इंपैक्ट, वो आपने अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया, बराबर। सो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन ऑफ द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। वो क्या कर देगा ऐसे केस में, ही विल मॉडिफाई द ओपिनियन, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन ऑफ द करंट पीरियड फिगर ऑल्सो। क्योंकि पिछले साल जिसकी वजह से वो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, इस साल अभी तक वो अनरिजॉल्व है, तो इस साल भी ठोक दो, कौन सा रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, जैसा क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स। समझ में आया क्या बच्चा, ऐसा है। सो इन द बेसिस फॉर, अब अपन वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ देते कि नहीं, he shall refer to the both current period, he shall refer both periods, refer both the current period figures and the corresponding figures in the description and consider the effects or possible effects। ये अभी आपको पता है इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स क्यों बोलते हैं। इफेक्ट्स मतलब भाई अपने को एविडेंस मिला है और अपन बोल रहे हैं कि गलत है करके। पॉसिबल इफेक्ट्स मतलब लिमिटेशन या इनेबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस के वजह से बोल रहे हैं अपन। आई बात समझ में आपको, यस सर। सो अपन ने दोनों पीरियड के ऊपर रेफरेंस देने का। इन अदर केसेस
explain the audit opinion has been modified because of the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period figures. तो क्या आपको बच्चा ये फर्स्ट वाला मैटर ये समझ में आया क्या आपको? बराबर है. सो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे? फर्स्ट ओपिनियन ओनली ऑन करंट पीरियड फिगर्स एक्सेप्ट नंबर 1, क्या बोलते हैं? इफ प्रीवियस ईयर्स auditor has expressed qualified disclaimer or adverse opinion and the matter giving rise to and the matter giving rise to such opinion is unresolved. So ऐसे केस में express modified opinion on current period फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो करंट पीरियड का भी मॉडिफाई हो जाएगा और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में आप दोनों के ऊपर रेफरेंस डाल दो. ठीक है ना, कि इस ऐसे से हुआ था इसके वजह से. सही है, आगे बढ़ते चलो. अभी क्या बोला? प्रीवियस ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन था इसके लिए और वो मैटर अनरिजॉल्व था इसके लिए करंट पीरियड में. अब सिचुएशन चेंज क्या बोलता है? फोकस करने का. अभी आगे इसमें क्या बोल रहे हैं अपन? फोकस करने का. इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस, बराबर, दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उसको क्या मिला? ऑडिट एविडेंस मिला उसको. दैट मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट बट किधर? इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी तुम समझे नहीं. अभी पिछले साल क्लीन रिपोर्ट दिया था. फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ था? ये प्रीवियस पीरियड और ये करंट पीरियड, तो इधर क्वेश्चन मार्क था, इधर मॉडिफाइड था, इधर मॉडिफाइड था. तो इस वजह से अपन इधर भी मॉडिफाइड दे दिए. ये समझा क्या बात को? अभी कहानी में चेंज. सेकंड इसमें क्या बोल रहा है ये कि आप करंट पीरियड का ऑडिट कर रहे हो, इसका चालू है. इधर ऑडिट करते करते आपको दिखा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है किधर? प्रीवियस पीरियड में. ओ भाई साहब, समझा क्या बात को? करंट पीरियड का ऑडिट करते करते यू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट वेयर इन द प्रायर पीरियड, बराबर, ऑन विच अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड. मतलब इधर जो है ना क्लीन ओपिनियन दिया था, इधर अनमॉडिफाइड दिया था. इसके ऊपर क्या दिया था? अनमॉडिफाइड दिया. बट मेरे को अभी एविडेंस मिला है कि भाई वो पिछले साल उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसे कैसे गलत दे दिया ना भाई ओपिनियन. ओ भाई साहब. सो अपन ने क्या करना है? पहले वेरीफाई करना है कि वेदर मिसस्टेटमेंट डेल्ट हैज बीन is required as per is dealt with as required by applicable financial reporting framework, and if that is not the case the auditor shall express qualified opinion or adverse opinion. disclaimer क्यों नहीं आएगा? क्योंकि auditor has obtained evidence. तो disclaimer जब not obtained है तो आएगा ना वो. वैसा समझा क्या बात को? सो इधर क्या बोला कि अगर वो मिसस्टेटमेंट है इसको वेरीफाई करो, और अगर वेरीफाई हो गई कि ओके मिसस्टेटमेंट है तो ऐसे केस में क्या करने का? फिर अपन ने क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देने का.
और वो क्यों? क्योंकि अपन के पास एविडेंस है, बराबर, मॉडिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। सो यहां पे क्या बोला? यहां पे ऑडिटर ऑब्टेन्स evidence that material misstatement exists in previous period on which unmodified opinion was expressed। ऐसे केस में verify the misstatement and express qualified or adverse opinion as the case may be। आई बात समझ में? तो ऐसा मामला रहेगा आपका। सो ये बढ़िया चल रहा है एकदम। अभी लास्ट, अभी क्या बोलता है यहाँ पे? सरप्राइज टड़ा, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड एट ऑल, पिछले साल के फिगर्स ऑडिटेड ही नहीं है, तो क्या बोलो? सो इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, ऐसे केस में आपने अदर मैटर पैराग्राफ में डालने का उसको। और आपको पता है अदर मैटर पैराग्राफ अभी पढ़ा अपन ने बस थोड़ी देर पहले, तो जिसमें आपको ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप समझाते हो ना उसमें। सो अदर मैटर पैराग्राफ में डालने का that these figures are unaudited. Such statement, however, does not relieve the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence about what opening balance is। तो इधर 510 का काम तो करने का ही करने का है। समझा क्या बात को? यस सर। prior period financial statements, if it is audited by predecessor auditor, right, and the auditor is permitted to refer to the predecessor's report, the auditor shall also state in an other matter paragraph the auditor's report that it was audited by predecessor auditor, make them understand the audit, the type of opinion expressed, auditor's responsibility and the date of that report। ऐसा बेस्ट हो गया ना एकदम काम, मजा ही आ गया। सो यहां पे अपन थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इफ prior period financial statements are not audited, state in other matter paragraph, also perform ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंसेस के फिगर्स को चेक करने का। एंड उसके बाद ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर, बराबर। तो क्या क्या बोलने का है? टाइप ऑफ ओपिनियन, बराबर, एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बाकी तो वो लिखेंगे ना कि इट वाज ऑडिटेड करके। परफेक्ट। सो ये हो गया ना मालिक इसके बारे में। अपना बोलो ना, बहुत भारी चार्ट बनेगा। टैलेंट बहुत है आपके सर में, सही है। यस सर। एंड अभी लास्ट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रहा इधर इतना सही, फिर डन। इसको आप लिखेंगे बाद में। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहता है? वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन। अगर रीड ओनली होता तो, रीड ओनली होता तो, हाँ, रीड ओनली होता तो उसको बोलते थे अपन करस्पॉन्डिंग फिगर्स। समझा क्या बात को?
सो रीड ओनली होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स, बट कंपैरिजन के लिए है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इफ ऑडिटेड रेफर टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, दोनों के ऊपर ओपिनियन देने का। The level of information included in these comparative is comparable with that of financial statements. So दोनों को बराबर से लेके चलने का। So इधर क्या है, पहले सिंपल बात करते हैं, ऑडिटर्स ओपिनियन फॉर ईच पीरियड where comparative financial statements are presented, the auditor's opinion shall refer to each period for which financial statements are presented and on which the auditor's opinion is expressed. ठीक है, अब उसके बाद when reporting on prior period, अभी ध्यान से सुनने का क्या बात हो रही है। इधर अपन ने लिख दिया है कि ऑन ओपिनियन ऑन बोथ पीरियड। अब क्या हो सकता है कहानी में ट्विस्ट, आप ये समझो कि मैं लिख देता हूं तो जब अपन रीड करेंगे तो आपको समझेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये करंट ईयर के फिगर्स है और ये जो है ये प्रीवियस पीरियड के फिगर्स है। ठीक है, जरा फोकस करने का। तो अभी क्या है ना, ये प्रीवियस ईयर है ये, और ये जो है ये करंट ईयर। आपको पता है ना कि इसके ऊपर ऑलरेडी ओपिनियन दे दिया है करके, इसके ऊपर प्रीवियस ऑडिटर ने या प्रीडिसेसर ऑडिटर ने इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो ओपिनियन दे दिया होगा ना, बराबर है। प्रीवियस ईयर, अच्छे से लिखूं क्या मैं, प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर दैट इज प्रीडिसेसर ऑडिटर, ऐसे लिखता हूं अच्छे से, predecessor auditor has already expressed his opinion, बराबर है। अभी अपन इधर करंट पीरियड में करंट ईयर ऑडिटर ओपिनियन किस पे देगा, इधर भी ओपिनियन देगा और इधर भी ओपिनियन देगा। करंट पीरियड का ऑडिटर किधर ओपिनियन देगा, इधर भी ओपिनियन देगा और इधर भी ओपिनियन देगा। करंट पीरियड का ऑडिटर किस पे ओपिनियन देगा, दोनों पे ओपिनियन देगा कि नहीं। सो अब क्या हो सकता है, इसके ऊपर जो वो ओपिनियन दे रहा है ना, बराबर, क्या होएगा वो, क्या गम्मत होएगा बताओ, गेस तो करो क्या होगा। सर करंट ईयर का जो ऑडिटर है, ओपिनियन may differ from that उसका और मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है ना, बराबर। तो ये जो है हम दोनों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं ना भैया। ये जो ओपिनियन दे रहा है और मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं, हम दोनों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, और ओपिनियंस कैन व्हाट डिफर। सो क्या है, आइए जरा पढ़ते हैं। सो व्हेन reporting on prior period financial statements in connection with the current period audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statements differs from the opinion of the auditor previously expressed, barabar, so we have to give what, disclose the substantive reasons for the different opinion in other matter paragraph as per SA 706। तो ऐसे केस में क्या करने का अपन ने, बराबर। सो इधर रीजन लिखेंगे, give substantive reasons under
other matter paragraph for difference of opinion. मजा आएगा एकदम. So prior period financial statements audited by predecessor auditor. In addition to expressing the opinion on the current period, the auditor shall state in the other matter paragraph. ये अपने को सेम ऐसा कि they were audited by predecessor auditor. बराबर द टाइप ऑफ ओपिनियन एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट. बराबर अनलेस द रिवाइज्ड वो वैसा. तो वो अपने को सेम हो गया ये. एंड दिस अपने को क्या करना है, मिसस्टेटमेंट है तो प्रायर पीरियड ऑडिटर से कम्युनिकेट करना. नॉट ऑडिटेड है तो इसको भी अदर मैटर पैराग्राफ में डाल देने का और अपन ने ओपनिंग बैलेंसेस का वो ऐसे 510 का काम करने का. सो वो अपन यहां से इधर से लिख लेंगे. ठीक है, वो तो सेम है. समझ में आया? निकालना बहुत खूबसूरत चार्ट बनेगा इसका, कितना बढ़िया दिख रहा है. सो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको मस्त लिखेंगे अगले 10 मिनट बढ़िया तरीके से एकदम, फिर आगे बढ़ा बात करेंगे. चलो स्टार्ट. देखो पहले जो है ना, अप्रोच कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, वो 3 कॉलम बना लेना और फिर सीक्वेंस में लिखेंगे. पहले करस्पॉन्डिंग फिगर्स का लिखेंगे, फिर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का बीच में का कॉमन पॉइंट, और फिर तीसरा. तो एक एक पिलर लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब लोग अलग अलग इसमें रहेंगे तो सर ये बाकी था वो बाकी था तो कंफ्यूजन होगा. ठीक है ना? सो अच्छे से लिखो इसको.
चलो डन क्या? ओके, सो आज फिर यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर 720, जो अपना आखिरी स्टैंडर्ड होगा इस चैप्टर का। और फिर हम लोग कंपनी लॉ के हिसाब से जो रिपोर्टिंग करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय।